हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, जिसमें नाममात्र प्रधान राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। भारत में राष्ट्रपति के पद का जो नाम है वो अमेरिका के समान ही है, किंतु कार्य एवं शक्तियाँ एवं निर्वाचन प्रक्रिया में अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में किसी भी तरह की कोई साम्यता नहीं है, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के नाते भारत में समस्त शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है, किंतु उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में इस संबंध में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी है। यानी संविधान में तो इस संदर्भ में ऐसा उल्लेख नहीं है, किंतु व्यावहारिक रूप में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति निकलकर सामने आती है। संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ निश्चित योग्यताएं जो है निर्धारित की गई है, जिनमें आवश्यक योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये एक सामान्य योग्यता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि भारत या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाता है। यानी जो भी राजनीतिक पद हैं उससे संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, किंतु सरकारी अधिकारी जो भी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार के अधीन हो, चाहे वो राज्य सरकारों के अधीन हो, उनको राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वो अपना पद त्यागते नहीं हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के रूप में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों भाग ले सकते हैं। 70वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसके अनुसार संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में मतदान देने का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में इसके क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए महत्वपूर्ण मकसद ये था कि भारत में राष्ट्रपति जो है वो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण से संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में भाग लेने का अधिकार है। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी राष्ट्रपति के चयन के लिए एक निर्धारित कोटा निर्धारित किया गया है और उस न्यूनतम कोटा को निर्धारित करने के लिए एक सूत्र अपनाया जाता है, जिसमें दिए गए मतों की संख्या उसको निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से विभाजित किया जाता है और उसमें एक जोड़ा जाता है। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था से ही वह पद के अनुकूल सम्मान प्राप्त कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति निर्वाचित हो वो उस न्यूनतम कोटा के माध्यम से आवश्यक जो मत है वो प्राप्त कर ही राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो।
जनप्रतिनिधित्व के आधार पर मतदाता के मत का मूल्य निर्धारण करने के लिए जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्धारित किया जाता है। भारत में इस पद्धति को अपनाए जाने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण थे कि भारतीय संघ के कुछ राज्य जो कि बहुत विशाल जनसंख्या वाले हैं, तो उनको विशेष बहुमत या अलग से उनको प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो जाए। इस संबंध में इस मत कोटे का निर्धारण किया जाता है। सिद्धांततः यह अपनाने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र तथा राज्यों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। इससे समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को जितने मत प्राप्त हों उतने ही मत संसद सदस्यों द्वारा दिए जाने चाहिए। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष स्वरूप इस कारण से दिया गया है क्योंकि अगर राष्ट्रपति का भी निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता तो जिन शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है, जो कि राष्ट्रपति के नाम से प्रयोग में ली जानी और व्यवहारिक रूप में उनको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रयोग में लिया जाना है, तो इस संदर्भ में शक्तियों के क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो जाए, इस विवाद से बचने के लिए भारत में इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। राष्ट्रपति को उसके पद पर निर्वाचित होने के पश्चात कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। उन्मुक्तियों से आशय है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसको कुछ छूट प्रदान की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से कि अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते समय वह जो भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारत में समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, किंतु अपने नाम से किए गए किसी भी कार्य के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, तब तक उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसके विरुद्ध किसी भी तरह का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। अगर किसी भी कारणवश जिसमें महाभियोग है, त्यागपत्र है या निधन है, किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद इस अवधि से पूर्व रिक्त हो जाए तो नए राष्ट्रपति का जो चयन किया जाता है वह पुनः 5 वर्ष की अवधि के लिए ही किया जाता है, न कि शेष अवधि के लिए। भारत में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किंतु धीरे धीरे करके यह संवैधानिक परंपरा विकसित होती जा रही है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं होता है।